हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी नॉवेल कैसी लग रही है। तो चलिए अपने नॉवेल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 27, पार्ट 4, डिवोशन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लाइफ को डिस्ट्रॉयर ने प्रपोज किया था। अब आगे विंग ने कहा, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, क्या तुम्हें इसका मतलब भी पता है? वांग जी ने कहा, किसका? मैं तो तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ ना। विंग ने कहा, इस ब्लैक रोज को देने का मतलब तुम जानते हो? मेरा मतलब है कि तुम किसी ओमेगा को अगर ब्लैक रोज देते हो तो उसका मतलब क्या होता है? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, पर विंग आई लव यू। विंग ने कहा, सीरियसली तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, वो भी ब्लैक रोज देखे? ये सुनकर विंग को वांग जी ने देखा और फिर वांग जी ने उस ब्लैक रोज को देखा और कहा, ये खूबसूरत है। विंग ने कहा, सच में तुम्हें इसका मतलब नहीं पता? वांग जी ने कहा, रोज तो रोज होता है, उस पे कलर का क्या लेना देना। विंग, सुनो मेरी बात, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये कहकर वांग जी ने दोबारा से विंग के सामने उस रोज को आगे किया, जिसे विंग देखकर तमतमा गया था। उसने कहा, तुम्हारी तो। ये कह के विंग ने उस रोज को लिया गुस्से में वांग जी से और उस ब्लैक रोज को वांग जी के मुंह पे दे मारते हुए कहा, नहीं चाहिए तुम्हारा रोज, दफा हो जाए इस रोज को लेकर यहाँ से। ये देखकर जंगशा यानी शॉक। उन्होंने कहा, व्हाट? विंग? न्यूसिंग ने कहा, ये क्या किया तुमने विंग? पर विंग ने कुछ नहीं सुना, वो तो वांग जी को बस गुस्से में घूर रहा था और वो वांग जी को दफा होने के लिए कहकर वो खुद ही वहां से जाने लगा, वो भी गुस्से में अपने पैर को पटकते हुए। अरे वांग जी शॉक था, वो बस विंग को जाते हुए देख रहा था, उसे समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। और वो बेचारा ब्लैक रोज जमीन में वांग जी के पैर के पास गिरा हुआ था और यहाँ वांग जी ने उस ब्लैक रोज को नीचे जमीन में गिरा हुआ देखा और उसका पारा चढ़ गया। उसने पीछे पलटकर गुस्से में लैंड कुरैन को देखा, क्योंकि डिस्ट्रॉयर को पता चल गया था लैंड कुरैन यहीं पे और उन्हें देख रहे हैं। और यहाँ लैंड कुरैन ने जब देखा डिस्ट्रॉयर उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, लैंड कुरैन बस वहां से गायब, अपनी जान को बचाते हुए, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो यहाँ से नहीं गए ना वो मर जाएंगे, वो भी डिस्ट्रॉयर के हाथों। और यहाँ जिंगी ने कहा, ओ माय गॉड, मुझे लगा ही था लाइफ यही करेंगी। यहाँ भी गुस्से में तमतमाते हुए जा रहा था, उसे रैन देख रहा था, जेनी देख रही थी, बाउस सरन देख रही थी गुस्से में, और फिर बड़बड़ाते जा रहा था। बड़ाया ब्लैक रोज लेकर, मतलब भी पता है बेवकूफ कहीं का, मुझे ब्लैक रोज दे रहा है, प्रपोज करना था तो रेड रोज देना चाहिए था ना, और ले आया है ब्लैक रोज। पर नहीं, मेरा तो मन कर रहा है उस प्लान मांग जी का मैं गला दबा दूं। ओह, एक सेकंड, ये कहकर विंग रुक गया। न्यू सिंह ने कहा, विंग विंग रुको। विंग, ये कहकर जो न्यू सिंह विंग के पीछे पीछे भाग रहा था तो रोकने के लिए न्यू सिंह विंग से टक्कर खा गया। उसने कहा, आउच। विंग ने कहा, एक सेकंड। ये कहकर विंग पीछे वांग जी के पास वापस भागा और वो वांग जी के पास जाकर खड़ा हो गया और वो वांग जी को घूर के देखने लगा। वांग जी को जब फील हुआ कि उसे कोई देख रहा है तो वांग जी ने लैंड कुरैन से अपनी नजरें हटाकर विंग की तरफ देखा। उसने कहा, विंग ने कहा, मुझे बात मत करना, तुम मुझे नहीं सुना तुम्हारी कोई बात, और हाँ अगली बार से तुम मुझे प्रपोज मत करना वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, और हाँ शुक्र मना आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये कहकर विंग ने वांग जी को एक पंच दिखाया। वांग जी ने कहा, इस लैंड कुरैन की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा ओमेगा और मुझसे गुस्सा हो गया, मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया इसकी तो मैं, पर मैं अपने ओमेगा को कैसे मनाऊं? विंग ने कहा, शट अप, एक लफ्ज भी मत निकालना और मुझे प्रपोज करने की तुम्हारा हिम्मत भी मत करना। और हाँ, मैं यहाँ तुमसे कोई तुम्हारी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने नहीं आया था, वो मेरे पास बुक्स गिर गए थे। ये कहकर विंग ने थोड़े से अपने बुक्स गिरा दी, जैसे कि किसी ने देखा ही नहीं, पर कुछ लोगों ने तो शायद ये देखा था, जैसे फ्रेंचिंग सिजोई और प्रोसेसर ने, हाँ ये देखा था, और लैंसचर ने ये देखा था, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों, पर प्रोसेसर को जरूर समझ में आ रहा था। विंग ने कहा, समझ में आया तुम्हें बात? ये कहकर विंग नीचे झुका और वो अपने बुक्स उठाने लगा। वांग जी भी नीचे उठा। उसने कहा, विंग आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि किसी ओमेगा को ब्लैक रोज नहीं देते, पर आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये कहकर वांग जी ने विंग के उस हाथ को पकड़ा था जिस हाथ से विंग बुक को उठा रहा था। विंग ने वांग जी के हाथ को हटाते हुए कहा, छोड़ो मेरे हाथ को। ये कहकर विंग जल्दी से उठ गया और उसने धीरे से उस बुक के नीचे से उस ब्लैक रोज को भी उठा लिया और कहा, दोबारा मुझे टच मत करना लान वांग जी,
वरना ये जो तुम्हारा गोरा चिट्टा थोबड़ा है ना, मैं बिगाड़ दूंगा। ये कहकर विंग ने वांग जी को उंगली दिखाई और कहा, मेरा पीछे मत करना। ये कहकर विंग गुस्से में वहाँ से चला गया। जंगशे ने कहा, विंग रुको, विंग तुम्हें वांग जी पसंद करता है? विंग ने कहा, नहीं कहा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, आई हेट हिम। याली ने भी विंग के पीछे जाते हुए कहा, विंग रुको रुको, सच में वांग जी तुम्हें पसंद करता है? विंग ने कहा, नहीं जीजे, मुझे नहीं सुना उसके बारे में कुछ भी। ये कहकर विंग आगे के चला गया। कुछ देर के बाद विंग लैन सिचैन की क्लास करा था। हाँ, वही क्लास हिस्ट्री ऑफ कल्टिवेशन वर्ल्ड की, जिसे लैंड कुरान कह कर भी पढ़ाने नहीं आए। वो क्लास हमेशा ही की तरह कंबाइंड क्लास चल रही थी, क्योंकि लैंड कुरान तो ही चाहते थे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। तो लैन सिचैन सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे, पर लैन सिचैन तो क्लास को पढ़ा रहे थे, पर शायद विंग का ध्यान क्लास में नहीं था। उसका ध्यान तो उस बुक में था, जिस बुक को उसने खोल कर अपने हाथों में ले रखा है। और उस बुक में एक रोज़ है, वही ब्लैक रोज़, जिस ब्लैक रोज़ को डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने विंग को दिया था। पर विंग ने तो उठाकर उन्हीं के मुंह पर फेंक दिया था ना। पर विंग ने उसे दोबारा से उठा लिया था और वो उसे अब देख रहा है स्माइल करते हुए। उसने कहा, ये प्रिटी है। ये कहकर विंग के फेस पर एक फनी स्माइल आ गई और फिर उसने उस बुक के हेडिंग को देखा जिस पे लिखा था डिवोशन। और फिर विंग ने उस हेडिंग के नीचे देखा जिस पे लिखा था, व्हेन यू स्माइल माई हार्ट इज फॉलन इन लव। ये पढ़कर विंग ने कहा, लव। ये कहकर विंग ने पीछे की तरफ देखा, जहाँ वांग जी विंग को देख रहा था अपनी प्रिटी आइज से, जैसे वो विंग से माफ़ी मांग रहा था। उससे इतनी बड़ी गलती हो गई जो। हाँ, पर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को अभी भी नहीं पता उन्होंने क्या गलती की है। भाई, उनके हिसाब से तो रोज़ होता है और उन्हें ब्लैक रोज़ बहुत पसंद है, यानी ब्लैक कलर बहुत पसंद है, इसलिए तो उन्होंने ब्लैक रोज़ को लिया और विंग को दे दिया, क्योंकि उन्हें ब्लैक कलर बहुत पसंद है। तो उन्हें लगा कि लाइफ को भी ब्लैक बहुत पसंद होगा, पर उन्हें क्या पता था ब्लैक रोज़ देने का भी एक मतलब होता है, या ब्लैक रोज़ का एक मतलब होता है। इसीलिए शायद डिस्ट्रॉयर लान वांग जी विंग को देख रहे थे, पर विंग ने तो वांग जी की तरफ देखा। हाँ, वो हंसते हुए देख रहा था, पर वांग जी को देखते मात्रा ही विंग ने अपना मुंह खड़ूस सा बना लिया था, एकदम स्टिफ फेस। और फिर उसने कहा, ये क्या कर विंग ने अपने बुक में ध्यान देने लगा। वांग जी को तो यही लगा। और यहाँ विंग ने जब वांग जी से अपने फेस को हटाया तो उसने उस बुक को देखा जिसमें वो रोज़ था, और वो स्माइल करने लगा उस रोज़ को देखते हुए। और फिर उसकी नज़रें गए उस बुक के पेज नंबर पर 29। विंग उस पेज नंबर को देख ही रहा था कि न्यू सिंह ने विंग को पीछे से धीरे से हिलाते हुए कहा, विंग क्या हुआ? मुझे तो लगा तुम वांग जी को पसंद करते हो, पर तुमने तो वो रोजेस उसके मुंह पे ही फेंक दिया। विंग ने कहा पीछे मुड़कर, हाँ तो मैं क्या करता, वो ब्लैक रोज लेकर आया था। न्यू सिंह ने कहा, उसे नहीं पता होगा। विंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, वो ब्लैक रोज लेके आया था। और न्यू सिंह, अगर तुमने किसी को बताया ना कि न्यू सिंह ने कहा, क्या? हाँ विंग ने कहा, मतलब कि लान वांग जी मुझे ठीक ठाक लगता है, तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर न्यू सिंह ने अपने भौं चढ़ाते हुए कहा, ठीक ठाक विंग? अच्छा, जब तुम्हें सुबह से इतनी देर से वो दिख नहीं रहा था तब तुम्हारा मुंह रोंदलू सा बना हुआ था, और तुम कह रहे हो ठीक ठाक? अच्छा, तो कोई बात नहीं, उसके प्रपोज़ल को तुमने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं है ना। तो अगर वो फिर तुम्हें एक्सेप्ट, मतलब मेरा मतलब है फिर तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम एक्सेप्ट ना मत करना। वैसे भी उसके आगे पीछे बहुत लोग हैं, वो देखो। ये कहकर न्यू सिंह ने विंग को इशारे किए। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, जिसे बहुत सारी ओमेगास घूर के देख रही थी। वो अलग ही शर्माए जा रही थी। वांग जी तो उन लोगों की तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो अलग ही स्माइल करी जा रही थी कि ओ माय गॉड, वांग जी कितना हैंडसम है, वो कितना कूल लगता है। ओ माय गॉड, क्या मैं वांग जी को प्रपोज करूं? वैसे भी वांग जी की लाइफ में तो कोई है ही नहीं। और विंग ने, हमने तो ही देखा कि विंग ने तो वांग जी के प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमें प्रपोज करते। ये सुनते ही विंग के कान खड़े हो गए और वो उन ओमेगास की बातों को कान लगाकर सुनने लगा। पर जैसे जैसे वो उन ओमेगास की बातों को सुन रहा था, उसकी हाथों की मुट्ठियाँ बनती जा रही थी। हाँ, मुझे लगता है कि हमें प्रपोज करना ही चाहिए, एक बार तो चांस लेना ही चाहिए। क्या मतलब है कि वो देखने में थोड़ा सा डरावना है, मतलब बहुत हैंडसम है, पर उससे पता नहीं कि मुझे डर लगता है। एक ओमेगा ने कहा, डर तो मुझे भी लगता है, पर देखो ना कितना हैंडसम है, कितना कूल है। ओ माय गॉड,
मैं चाहती हूँ उसे प्रपोज करूँ, क्योंकि वो मुझे तो नहीं लगता मुझे करेगा। तो एक ओमेगा ने कहा, अच्छा वो तुम्हें क्यों प्रपोज करेगा, उसने आज तक तुम्हें देखा भी नहीं है। तो एक और ओमेगा ने कहा, तो उसने कौन सा तुम्हें देख लिया, एक ट्राई तो मुझे करना ही चाहिए। तीसरी ओमेगा ने कहा, फर्स्ट मैं करूँगी। दूसरी ओमेगा ने कहा, नहीं मैं करूँगी। फर्स्ट ओमेगा ने कहा, हे पहले मैंने कहा था कि मैं उसे प्रपोज करूँगी। यह विंग गुस्से के मारे तमतमाया जा रहा था। ये सब सुनकर उसने कहा, प्रपोज, ये सब प्रपोज करेंगी उससे, अच्छा। ये कहकर विंग गुस्से में खड़े होने जा रहा था कि न्यूसेंग ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और कहा, विंग क्या हुआ, अब वो सब प्रपोज करने वाली है, भांजी तो नहीं करने वाला ना, अब थोड़ा प्रॉब्लम क्या है इतनी। विंग ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैं थोड़ी सी पसंद करता हूँ, चाहे जो प्रपोज करे ना उसे, मुझे क्या। जैसे ही विंग ने ये कहा, बेल बज गई थी। प्रोफेसर लैंसडर ने कहा, तो क्लास हम सब कल मिलते हैं। ये कहकर प्रोफेसर लैंसडर ने एक बार लाइफ को देखा और फिर वो उस क्लास से चले गए मुस्कुराते हुए। न्यूसेंग ने विंग के फेस को देखा कि विंग कितने गुस्से में है। न्यूसेंग ये देखकर अपने चेयर पर लीन हो गया और उसने अपने हाथों को क्रॉस करते हुए कहा, तुम्हें क्या विंग, पर मुझे तो लगा तुम गुस्सा हो। बहुत सारे ने कहा, हे तुम दोनों में क्या बातें चल रही हैं, मैं देख रही हूँ कब से, जब से सर पढ़ाए जा रहे थे तुम सब बात किए जा रहे थे, तुमने हमें नहीं बताया क्या हुआ। न्यूसेंग ने कहा, विंग से पूछो। विंग ने कहा, हुसैंग तुमने अगर बताया ना मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। न्यूसेंग ने कहा, ये बात तो अब तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ये कहकर न्यूसेंग ने उस टेबल पर हाथ मारा और कहा, डेजी मेरी बात सुनो। ये कहकर न्यूसेंग ने डेजी के कान में कहा, विंग ने कहा, हुसैंग। ये कहकर विंग ने न्यूसेंग को पीछे कर दिया डेजी से और कहा, कुछ नहीं है डेजी। न्यूसेंग ने कहा, अरे कैसे नहीं है। ये कहकर न्यूसेंग ने डेजी के कान में फिर से कहा, विंग लान मंगजी को पसंद करने लगा है। ये सुनकर डेजी की आंखें बिड़बिड़ी। उसने कहा, व्हाट। ये कहकर डेजी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर विंग वहाँ से जाने लगा। न्यूसेंग ने कहा, विंग सच क्यों नहीं बता देते। विंग ने पीछे पलट कर कहा, न्यूसेंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर विंग ने अपने डेस्क से उस बुक को उठाया जिसमें वही रोजेस थे, जो बुक थी हिस्ट्री ऑफ कल्टिवेशन वर्ल्ड की। विंग उस बुक को अपने साथ ले गया और ये सब होते हुए जंगशायाली देख सकते थे, वेंचिंग देख सकती थी विंग को। उसने देखा था विंग ने कैसे उस बुक में उस ब्लैक रोज़ को रखा था और वो उसे देख रहा था, बस एक रोज़ को वो देख रहा था इतना मुस्कुराते हुए। ऐसा क्यों है, ऐसा है क्यों 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 विंग उस रोज़ को देख रहा था। विंग ने तो भांगजी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया ना, फिर क्यों। हे वेंचिंग, हाँ मैंने कहा, तुम्हें याद नहीं क्या, हमें उस लान वांगजी को इस कॉलेज से बाहर निकालना है, तुम्हारा ही तो आइडिया था ना। वेंचिंग ने कहा, नहीं, अब मैं ये नहीं करना चाहती। सिचुई ने कहा, वेंचिंग ऐसा क्यों, तुम तो विंग को पसंद करती थी ना। वेंचिंग ने कहा, हाँ पसंद करती थी नहीं करती हूँ, पर अब मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने कहा, क्यों भला। ये मैंने बहुत चिल्ला कर कहा था। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहती, हमें उस लान वांगजी को एक साथ मिलकर इस कॉलेज से बाहर निकलवाना। देखो, और उस लान वांगजी कितनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने विंग को प्रपोज कर दिया, लिटरली। देखा तुमने। वेंचिंग ने कहा, हाँ मैंने देखा। हाँ तो क्यों, ठीक है चलो, तुम विंग को अब पसंद नहीं करती तो क्लियर कर दो ना, तो मैं ही विंग को अपना बना लूँगी। ये गेम चलेगा ही नहीं। मैं लान वांगजी को इस कॉलेज से निकलवा ही दूंगी, इतनी तो मैं पावर रखती ही हूँ। वेंचिंग ने कहा, मैम्या तुम जानती हो इसका रीज़न। मैंने कहा, ये बस एक कहानी है मैम्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो वांगजी हुआ भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो विंग के काबिल नहीं। हमने उस ऑफिस के बाहर सुना था ना अपने कानों से, विंग पसंद नहीं करता वांगजी को, तो फाइन, तो हमारा रास्ता क्लियर है ना। विंग नहीं पसंद करता वांगजी को, तो हम विंग को अपना बना ही सकते, इसमें हर्जी क्या है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि विंग जैसा हम सोच रहे हैं वो है। ओके, ये सब एक घिसी पिटी बस कहानी है, और वांगजी को मैं मान सकती हूँ, हाँ वो हो सकता है, पर विंग नहीं ना। ये सुनते ही डिस्ट्रॉय लान वांगजी के कान खड़े हो गए और उन्होंने गुस्से में मैम्या को देखा और कहा उसे देखते हुए, तो तुम मेरे ओमेगा को
अपना बनाओगी। लिटरली यू डजंट नो हु आई एम। विंग विंग रुको 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 विंग, ये कहकर मैं जो है उस रेस्टोरेंट से निकली और वो विंग के पीछे भागने लगी। उसने कहा विंग विंग रुको, पर निहो सिंह था कि वो दौड़ते हुए विंग को घसीटते हुए वहां से लेके गया और उसने एक टैक्सी को रोका और उसमें विंग को लिटरली धक्का दे दिया और वो उस टैक्सी में बैठकर उसने ड्राइवर से कहा चलो जल्दी। ये सुनते ही ड्राइवर ने उस टैक्सी को शुरू किया और वो वहां से चला गया। मैंने कहा विंग विंग, ये कहकर मैं जो है उस टैक्सी के पीछे दौड़ी थी, पर वो टैक्सी जा चुकी थी। मैंने कहा फक, वो चला गया। तभी जब मैं उस टैक्सी को जाते हुए देख रही थी, अचानक से उस रेस्टोरेंट के सारे कांच जो है, सारे शीशे जो है कड़ाक कर कर अचानक से क्रैक होने लगे और फिर वो अचानक से एक साथ टूट गए। जो कांच टूटकर सीधे ही मैं की तरफ आए थे और मैंने चिल्ला आ, ये कहकर मैंने अपने दोनों कानों को बंद कर लिया था और वो कांच सीधे मैं को आकर धस चुके थे और वहां सभी लोग शॉक थे कि ये क्या हुआ। और यह मैं के आंखों से आंसू निकलने लगे थे क्योंकि एक कांच, बहुत बड़ा कांच उसके हाथ में धस चुका था। मैंने अपने हाथ को देखा और कहा हाँ कांच, ब्लड ब्लड निकला, ओ माय गॉड मुझे। ये कहकर मैं ने उस कांच को निकाला, पर जैसे ही मैंने उस कांच को निकाला उसे एक हॉर्न की आवाज सुनाई थी और इस आवाज को सुनकर मैंने सामने देखा तो उसकी जान जैसे हलक को आ गई थी, क्योंकि उसके सामने जस्ट एक बहुत तेज रफ्तार में चलती हुई ट्रक आ रही थी जिससे वो टकराने वाली थी कि मैम्या तुम ठीक हो, तुम चिल्ला क्यों रही थी। जिलिंग ने कहा मैम्या तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। मैंने कहा हाँ मैंने देखा, जो तुमने देखा वो एक बार और असलियत में बदल सकता है, क्योंकि तुमने ये होते हुए तो देखा ही है ना क्या होता मिस मैम्या। वो ट्रक तुम्हें रौंदते हुए चली जाती। अगर तुमने मेरे ओमेगा के बारे में सोचा भी ना, अगली बार मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, जान से मार तुमको। ये मैम्या के कानों में आवाज़ गूंज गई थी। जैसे ही मैम्या को ये आवाज़ सुनाई दी उसे पता चल गया था ये आवाज़ किसकी है। लानमक्सी, ये कह दिया उसने। फंगजी की तरफ देखा जो उसी को घूर के देख रहा था अपनी गोल्डन ऐसी ये आंखें देखकर तो मैम्या ठर गई थी। उसने कहा नहीं मैं विंग के बारे में नहीं सोचूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज मेरी जान मत लेना। जिलिंग ने कहा मैम्या तुम क्या बोल रही हो। लूकास ने कहा मैम्या तुम ठीक तो हो, तुम क्या बड़बड़ाई जा रही हो। पर वंचिंग शायद कुछ समझ गई थी मैम्या की हालत देखकर। लिटरली मैम्या काँप रही थी, उसके हाथ काँप रहे थे, उसके आंखों में एक डर दिखाई दे रहे थे जैसे उसने अपनी आंखों के सामने मौत देख ली हो अपनी। वेंचिंग ने मैम्या की हालत को देखा और उसकी नज़रों को फॉलो किया था। उसने देखा लान वांग जी मैम्या को ही घूर के देख रहे थे, वो भी बहुत गुस्से में। उनकी आंखें गोल्डन थी और उनकी आंखों में वेंचिंग को एक पागलपन दिखाई दे रहा था अपने मेट के लिए। वेंचिंग ये भी देख सकती थी कि कैसे डिस्ट्रॉय लानवांग जी के वो डार्क फेरोमोन्स रिलीज हो रहे हैं और उन फेरोमोन्स की वजह से डिस्ट्रॉय लानवांग जी के आसपास जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी को सफोकेशन फील हो रहा था। एक स्टूडेंट जो अपने गले को पकड़ते हुए सांस लेने के लिए शायद बाहर की तरफ जा रही थी, पर वो बीच में ही धड़ाम से गिर गई और वो सांस लेने के लिए तड़पने लगी अपने गले को पकड़कर। उसकी सांसें जैसे उखड़ सी रही थी। वेंचिंग की नजरें उस ओमेगा के ऊपर थी, पर जब वेंचिंग ने अपनी नजरें उठाकर पूरी क्लास की तरफ देखा तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि एक एक करके लगातार सभी स्टूडेंट जमीन पर गिर पड़े थे, वो भी एक साथ, और वो सब तड़प रहे थे सांसें लेने के लिए। वेंचिंग ये देख सकती थी। ये देखकर वेंचिंग के जैसे होश ही उड़ गए थे, इसलिए वेंचिंग ने वांग जी को देखा, वो भी शॉकिंगली, जो मैम्या को घूर के देख रहे थे। डिस्ट्रॉयर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे उस वक्त। वेंचिंग जितना उस वक्त शॉक थी उतना ही उस वक्त डर रही थी, पर शायद वेंचिंग से भी ज़्यादा डर किसी और को लग रहा था। मैम्या को जो ये सब देखकर डर गई थी और खासकर तो उसने अपने सामने साक्षात मौत को देख लिया तो वो और भी डर गई थी। ये सब देख के जिलिंग ने कहा मैम्या मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये कहकर मैम्या के नजरों को जिलिंग ने फॉलो किया तो उसने देखा उसके आसपास के जो बच्चे हैं वो एक एक कर फ्लोर पर गिर रहे हैं। लूकास ने कहा ये क्या हो रहा है। जिलिंग ने कहा क्या इन लोगों को
लुकस, मुझे सांस नहीं आ रही। ये क्या क्या जिलिंग ने जो अपने हाथ को बढ़ाया था लुकस की तरफ, वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया और वो बेहोश हो गया था, शायद सांस ना आने की वजह से। और यहाँ वेंचिंग को भी सांस नहीं आ रही थी, पर वो डिस्ट्रॉयर को देख रही थी, उनकी आंखों को देख रही थी। डिस्ट्रॉयर जानते थे वेंचिंग को पता है कि वो कौन है, इस वजह से वो उसे कुछ छुपा भी नहीं रहे थे। वो तो उसे ही देख रहे थे, पर वो उसे कुछ कर नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है वेंचिंग ने अपने स्टेप बैक ले लिए हैं। वो ऐसे ही तो डिस्ट्रॉयर नहीं ना, उन्हें सब पता है। माना कि वो अपने ओमेगा के दिमाग को नहीं पढ़ सकते, माना कि वो अपना भविष्य नहीं देख सकते, पर वो दूसरे के भविष्य को तो जरूर देख सकते हैं और दूसरे के दिमाग को तो जरूर पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रॉयर लान वांगची ने कहा, बेहतर है तुमने अपने कदमों को पीछे ले लिया। वेंचिंग ने ये सुना, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो बस डिस्ट्रॉयर लान वांगची को देख रही थी, पर डिस्ट्रॉयर लान वांगची जो इतने गुस्से में थे कि उनके फेरोमोन्स रिलीज हुए जा रहे थे और सभी बच्चे कि जैसे जान निकल सी गई थी, तभी उनके कानों में आवाज गई, डिस्ट्रॉयर लान वांगची, कंट्रोल योरसेल्फ। ये आवाज़ सुनते ही डिस्ट्रॉयर लान वांगची ने पीछे मुड़ के देखा। पाउसा सेरेन जो उन्हें घूर रही थी, वो भी गुस्से में, पाउसा सेरेन गुस्सा थी, क्योंकि एक बार और डिस्ट्रॉयर लान वांगची ने ह्यूमंस को हर्ट किया। हाँ, डिस्ट्रॉयर लान वांगची ने ह्यूमंस को मारा जरूर है, पर वो उनकी जान नहीं ले सकते ना। इसी वजह से पाउसा सेरेन गुस्से में है डिस्ट्रॉयर से, क्योंकि वो हालत देख सकती हैं, ह्यूमंस की बच्चे तड़प रहे हैं सांसों के लिए। डिस्ट्रॉयर लान वांगची ने गुस्से में खड़े होते हुए पाउसा सेरेन को देखकर कहा, आपको हर बार मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर डिस्ट्रॉयर लान वांगची गुस्से में ही उस क्लास से चले गए। जैसे ही डिस्ट्रॉयर लान वांगची उस क्लास से गए, सभी बच्चों ने सांस ली और उन्होंने अपना गला पकड़ लिया और वो सभी गहरी गहरी सांसें लेने लगे थे, जो उन्हें लगा था कि उनकी जान अब निकली गई है। पाउसा सेरेन उन बच्चों को देख रही थी, फिर उन्होंने अपनी नजरें उठाकर डिस्ट्रॉयर लान वांगची की तरफ देखा, जिस दरवाजे से वो चले गए थे। पाउसा सेरेन ने एक स्वाइप किया, जिस स्वाइप के करते ही सभी स्टूडेंट्स शायद अब तक जो हुआ वो सब भूल गए थे। एक ओमेगा ने कहा, मैं यहाँ की हूँ, मैं यहाँ की हूँ। दूसरे ओमेगा ने कहा, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। सभी बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे, वो सब जमीन पर क्यों हैं, पर शायद वेंचिंग और मेम्मा जानती थी ये क्यों है, क्योंकि उन दोनों को ही याद था, सभी की तरह उनकी याददाश्त गई जो नहीं थी। उन दोनों को ही लग रहा था कि ये सब डिस्ट्रॉयर लान वांगची की वजह से हो रहा है। उन बच्चों ने अपनी याददाश्त खो दी है डिस्ट्रॉयर की वजह से, पर उन्हें नहीं पता था ये पाउसा सेरेन ने किया है जो डेज़ी है। मेम्या और वेंचिंग को लगता है कि वो दोनों ही सब जानती हैं, पर ये तो बस एक शुरुआत है। ऐसा बहुत कुछ है जो उनकी सोच से भी परे है। 2 दिन के बाद एडना हाई यूनिवर्सिटी जंक्शन बिजनेस क्लास के बिल्डिंग से निकल रहा था और वो कुछ बड़बड़ाया जा रहा था, ये टॉयलेट साफ कर करके मैं परेशान हो गया हूँ। ये बुढ़ा हमें इस तरह की पनिशमेंट कैसे दे सकता है। ओह माय गॉड, मेरे शरीर से टॉयलेट की बदबू आ रही है, याक। एक्सक्यूज मी। ये आवाज़ सुनकर चंक्षा ने अपने सामने देखा तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ओमेगा थी, जिसके बाल शॉर्ट थे और वो ब्राउन कलर के थे। उसने बेज कलर के बहुत लूज से टी शर्ट पहन रखे थे और उसकी जीन्स नेवी ब्लू थी जो नैरो थी। उसके पैरों में वाइट स्नीकर्स थे और उसके कानों में गोल्ड के फ्लावर्स इयरिंग थे जो बहुत प्रिटी लग रहे थे। वो ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल थी और उसकी नजरें जो है जंक्षा को देख रही थी कि जंक्षा तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। उस ओमेगा ने कहा, एक्सक्यूज मी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जंक्षा ने कहा, हाँ 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 मैं सुन रहा हूँ, तुमने कुछ कहा? उस ओमेगा ने कहा, मुझे पूछना था कि मिस मेम्या कहाँ है? ये सुनकर जंक्षा की भौहें चढ़ गई। मेम्या? कौन सी मेम्या? यहाँ तो बहुत सारी मेम्या है। क्या मैं जिसे सोच रहा हूँ तुम उसे बोल रही हो? उस ओमेगा ने कहा, मैं तो बिजनेस क्लास की 2nd ईयर स्टूडेंट मेम्या को बोल रही हूँ, वही मेम्या जो बिजनेस क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है। ये सुनकर जंक्षा ने कहा, ओह, तो तुम जिन मेम्या की बात कर रही हो? उस ओमेगा ने कहा, हाँ। जंक्षा ने कहा, वो तुम्हें बहुत अच्छी जगह मिलेगी। उस ओमेगा ने कहा, एक्सक्यूज मी। ओमेगा कंफ्यूज थी। जंक्षा ने कहा, जाओ आर्ट्स डिपार्टमेंट के टॉयलेट में जाओ, वो तुम्हें वहीं मिलेगी।
उस मेगा ने कहा व्हाट? जंक्शा ने कहा हाँ बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ वहाँ। जंक्शा उस ओमेगा को वहाँ से ले गया और जंक्शा उससे बहुत सारे सवाल कर रहा था। उस ओमेगा ने बताया जंक्शा को कि वो लुकस की बहन है। जंक्शा ये सुनकर शॉक हो गया था, क्या लुकस की कोई बहन भी है? उस ओमेगा ने कहा हाँ, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। जंक्शा ने कहा हाँ हो सकता है। तभी जंक्शा ने कहा एक टॉयलेट के पास आते हुए, वो देखो वहाँ है तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव जिसे तुम मिलना चाहती थी। ये देखकर वो ओमेगा ने कहा वो तो आई थिंक बिजी है। ये उस ओमेगा ने सामने देखकर कहा था, क्योंकि मैम फ्लोर क्लीन कर रही थी और उसने गुस्से में एक बकेट को एक लात मारा। उसने कहा आह, ये पनिशमेंट खत्म कब होगा, मुझे और टॉयलेट नहीं साफ करना। ये देखकर जंक्शा ने उस ओमेगा से कहा हाँ वो ज्यादा बिजी है, टॉयलेट से साफ करिए कम। ये कहकर जंक्शा अपने पॉकेट में हाथ डालकर मैम की तरफ चला गया और उसने कहा हे बुकवॉर्म्स के लीडर। ये सुनकर मैम जो एक मॉप से गुस्से में फ्लोर को साफ कर रही थी, उसने जंक्शा को देखा और वो खड़ी हो गई। उसने कहा क्या कहा तुमने? जंक्शा ने कहा मैंने कहा बुकवॉर्म्स के लीडर, तुमसे कोई मिलने आया है। ये सुनकर मैम ने कहा मिलने आया है? ये सुनकर उस टॉयलेट में जितने भी लोग थे, जैसे सिजोई, वेंचिंग, लुकस, जिलिंग, रेने, डेजी, डिस्ट्रॉयर, लान वांगजी जो उस टॉयलेट को साफ कर रहे थे, क्योंकि उनसे भी कोई पनिशमेंट मिली थी ना, वो सारे ही ग्रुप जंक्शा को देख रही थी। याली ने कहा जंक्शा क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ है, मुझे बताओ, क्या मैं वहाँ आऊँ? जंक्शा ने हाथ हिलाते हुए कहा नहीं सीजे, कोई गड़बड़ नहीं है, इन बॉकवॉर्म्स से कोई मिलने आया है। ये कहकर जंक्शा ने उस मेगा को देखा, कहा हे तो मैंने तुम्हें मिस महम यहाँ से मिला दिया है, तो मैं जा रहा हूँ, बाय। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प बहुत ज़्यादा कर दी। ये कहकर जंक्शा वहाँ से चला गया था। वो मेगा कुछ कहती उससे पहले ही और वो मेगा जंक्शा को जाते हुए देखने लगी। मैंने कहा हे तुम्हें क्या मुझसे मिलना था? ये कहकर मैं जो है उस वॉश बेसिन के बगल में बैठ गई उसी टॉयलेट में और उसने पैरों को क्रॉस कर लिया बहुत एटीट्यूड से। उस ओमेगा ने कहा जी सीनियर, मुझे आपसे मिलना था। मैंने कहा क्यों, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। उस ओमेगा ने कहा जी सीनियर, आप मुझे नहीं जानती पर मैं आपको ज़रूर जानती हूँ। मैंने कहा ओह तो तुम मुझे जानती हो। यहाँ डिस्ट्रॉयर जो उस फर्श को साफ कर रहे थे वो खड़े हो गए और उन्होंने एक दीवार से टेक लगा ली और उन्होंने अपने हाथों को क्रॉस कर लिया और कहा ये ओमेगा। याली ने वांगजी के बगल में खड़े होते हुए कहा अपने हाथों को क्रॉस कर कर ओमेगा लगती है। जंक्शा ने खड़े होते हुए कहा हाँ ओमेगा ही है, वो लुकस की बहन है। मैंने कहा लुकस की बहन? लुकस क्या तुम्हारा कोई बहन भी है? लुकस ने कहा मेरी बहन? क्या मेरी कोई बहन है? ये सुनकर उस ओमेगा ने लुकस की तरफ देखा। लुकस ने कहा हाँ मेरी तो बहन है, ये मेरी छोटी सिस्टर है ये। मैंने कहा लिटरली, इससे पहले तो तुमने मुझे बताया नहीं था। याली ने कहा लुकस की बहन? जंक्शा ने कहा हाँ लुकस की बहन है। मैंने कहा तो तुम हमारे टीम में क्यों आना चाहती हो? उस ओमेगा ने कहा मैंने आपकी टीम के बारे में बहुत सुना है, आपके ग्रुप के बारे में कि आपका ग्रुप कितना कूल है, मुझे भी आपके ग्रुप में आना है। मैंने कहा एक छोटे बच्चे को मैं अपने ग्रुप में नहीं लेने वाली, तुम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट लगती हो। उस ओमेगा ने कहा हाँ सीनियर, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा तो मैं तुम्हें अपनी टीम में क्यों लूँ? हमारी टीम में ऐसे कोई थोड़ी ना आ जाता है, मुझे एक रीज़न बताओ कि मैं तुम्हें अपनी टीम में क्यों लूँ। रैनी ने कहा रीज़न तो तुम्हें बताना होगा, बिना किसी टैलेंट के तुम हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा टैलेंट क्या है? उस मेगा ने कहा मेरे टैलेंट बास्केटबॉल। जिलिंग ने मैम के बगल में खड़े होते हुए कहा कूल बास्केटबॉल। और एक ओमेगा मैम मुझे लगता है कि इसे हमें अपने ग्रुप में ले ही लेना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। उस ओमेगा ने कहा व्हाट, इसे और क्या चाहिए ये इंसान? मैंने कहा जिलिंग सिर्फ एक टैलेंट की वजह से मैं किसी को भी एरे को भी मैं अपने ग्रुप में नहीं लेने वाली। इस ओमेगा ने कहा व्हाट, एरा कह रहा, ये किसे बोल रही है, ये जानती भी है मैं कौन हूँ? लान वांगजी ने कहा उस ओमेगा को देखते हुए और एक स्मिक करते हुए तो आप है लॉर्ड लैनी, आपको क्या लगा था मैं आपको पहचानूंगा नहीं? याली ने कहा वांगजी तुमने कुछ कहा? वांगजी ने कहा कुछ भी नहीं, सामने बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, आखिर इन्हें भी तो पता चलना चाहिए इंसान को झेलना कितना मुश्किल है। जंक्शा ने कहा इंसान? हाँ अगर मैम्या की बात कर रहे हो तो ये तुम बिल्कुल सही कर रही हो, मैम्या को झेलना बहुत मुश्किल है। ये जंक्शा मैम्या और उनकी ग्रुप को देखते हुए कह रहा था। वेंचिंग भी मैम्या के ग्रुप को देख रही थी, शायद उनके ग्रुप में कोई नया पर्सन आया, वो भी समझ रही थी।
और वो सब भी देख रहे थे मेम्या के ग्रुप की तरफ। यहाँ जिनलिंग ने कहा उस ओमेगा को देखते हुए, क्या तुम्हारे और कोई टैलेंट है? क्योंकि एक टैलेंट की वजह से सिर्फ तुम हमारे ग्रुप में नहीं आ सकती। उस ओमेगा ने कहा मेरी टैलेंट कहा? ये कहकर उस ओमेगा ने लुकस को देखा। लुकस ने कहा मेरी बहन के पास बस एक टैलेंट नहीं है मेम्या, वो नेशनल चैंपियन है। मेम्या ने कहा व्हाट, नेशनल चैंपियन? उस ओमेगा ने लुकस को देखते हुए कहा अपने मन में, या शायद माइंड लिंक कर उनसे कहो मैं नेशनल चैंपियन हूँ और मुझे कई सारे मेडल्स भी मिल चुके हैं। मैंने कहा वाओ, आप तक तो सिर्फ याल्नी ही थी जो नेशनल चैंपियन थी। मैंने सही कहा, याल्नी एक नेशनल लेवल की प्लेयर है और उसने नेशनल लेवल तक आर्चरी खेली है और उसमें उसने कई सारे मेडल्स जीते हैं। पर नेशनल लेवल तक ही बस वो खेल पाई क्योंकि मैडम यूँ नहीं चाहती थी कि उसकी बड़ी बेटी खेल में बस गुजार दे। और आखिरकार याल्नी को बिजनेस भी तो संभालना था, इसी वजह से मैडम यू ने नेशनल लेवल तक ही बस याल्नी को खेलने दिया था, उसके आगे याल्नी ने नहीं खेला था। हालांकि याल्नी आर्चरी की प्लेयर थी पर वो हॉकी की भी प्लेयर थी, इसी वजह से तो याल्नी को हॉकी खेलना बहुत पसंद है और साथ ही लोगों की टांगें में तोड़ना हॉकी से बहुत पसंद है। इसी वजह से तो याल्नी हमेशा स्पोर्ट्स में फर्स्ट रैंक पे आती है। यहाँ मैंने कहा उसने नेशनल लेवल तक खेला था पर आई एम सॉरी डार्लिंग, सिर्फ एक मेडल की वजह से या तुम्हें नेशनल लेवल तक खेलने के लिए, प्लेयर होने के लिए मैं तुम्हें अपने ग्रुप में नहीं ले सकती। ये सुनकर उस ओमेगा ने कहा व्हाट, नहीं मैं नहीं बोल सकती। मुझे क्या हो गया है? मैं गॉड हूँ और मैं गॉड हो के इस तरह के एब्यूसिव वर्ड्स कैसे बोल सकती हूँ? इन ह्यूमंस ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इसे और क्या चाहिए मुझे अपनी टीम में लेने के लिए? ये बच्चे, आप मुझे समझ में आ रहा है डिस्ट्रॉयर इतना जल्दी बच्चों के ऊपर कैसे गुस्सा आ सकते हैं? मेरा तो मन कर रहा है मैं इस ओमेगा को मार डालूं। ओह माय गॉड, अगर मैं गॉड नहीं होती सच में इसे मैं आज मार डालती। हाँ कूल कूल, तुम इतना गुस्सा नहीं कर सकती, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें इसके टीम में आना ही होगा। कंट्रोल, हाँ सीनियर, मैं ना बस नेशनल लेवल की चैम्पियन, हाँ मेरा मतलब है मैं नेशनल लेवल की चैम्पियन हूँ पर मैं बहुत सारे गेम्स खेलती हूँ। आई मीन जैसे हॉकी, बेसबॉल एंड बास्केटबॉल तो आपको जानते ही हैं, और रैकेट, चेस, पोलो एंड शूटिंग गेम्स। मुझे बहुत सारे गेम्स के बारे में पता है, मतलब मैं बहुत सारे गेम्स खेलती हूँ। हालांकि बहुत सारे गेम्स मैंने नेशनल लेवल तक नहीं खेले पर मैं 3-4 गेम्स को मैंने नेशनल लेवल तक खेले हैं और मैंने कई सारे प्राइज़ भी पाए हैं। और मुझे सिंगिंग और डांसिंग भी आती है, वो बहुत अच्छा। मैंने अपने पिछले कॉलेज में बहुत अच्छा डांस भी किया है और मुझे अवार्ड भी मिला था उसके लिए। ये सुनकर मैं का मुँह खुला का खोला रह गया। इतने सारे गेम्स, इतनी सारी एक्टिविटीज़ इसे आते हैं क्या? झूठ बोली मुझसे? एक बंदा इतने सारे गेम्स एक्टिविटीज़ कैसे कर सकते हो? वो छोड़ो, डांस भी ये करती है। हे, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? ये सुनकर उस ओमेगा के माथे पर पसीना आ गया। उसने कहा नर्वस होते हुए, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने कहा लुकस ये तुम्हारी बहन है ना, इसका नाम क्या है? तुमने अभी तक मुझे इसका नाम नहीं बताया। लुकस ने कहा मेरी बहन का नाम लुलू है, हम सभी से लुलू बोलते हैं। मैंने कहा तुम सभी से लुलू बोलते हैं तो इसका असली नाम क्या है? लुलू ही। उस ओमेगा ने कहा नहीं सीनियर, मेरा नाम एमी है। मैंने कहा एमी, जिलिंग सर्च करो क्या ये सच में नेशनल लेवल तक खेली है और इसने किस कॉलेज से पढ़ाई की है? ये सुनकर उस ओमेगा ने कहा व्हाट, इसे मुझ पर भरोसा नहीं, अब ये ऑनलाइन सर्च करेगी। ओह माय गॉड, ये ह्यूमंस भी कितने चालाक होते हैं और कितने ढीठ भी। ये मुझे अपनी टीम में लेना ही नहीं चाहती क्या? इतने सारे मैंने प्रूफ दिए थे, सर बताया फिर भी। जिलिंग ने कहा हे मेम्या ये देखो। उसने अपने फ़ोन को मेम्या को दिखाया, ये देखो ये सच में नेशनल लेवल चैम्पियन है और उसने 5 मतलब नेशनल लेवल पर 5 मेडल भी जीते हैं, वो भी स्पोर्ट्स में। और ये देखो ये कैरोल्स हाई से पढ़ी है। रेने ने कहा जो मेम्या की टीम में है, हाँ ये तो कैरोल्स हाई से पढ़ी है। वाह मेम्या, इसे हमें अपनी टीम में ले लेना चाहिए। इससे ना हमारी टीम में भी कोई नेशनल लेवल का प्लेयर होगा और हम जो हर बार 3rd रैंक पे आते हैं कॉलेज चैंपियनशिप में, हम फर्स्ट पे आएंगे। याल्नी और मैंने को हम हरा देंगे स्पोर्ट्स में, सोचो जरा। मैंने कहा सही कहा तुमने, हम याल्नी को हरा सकते हैं।
वो फर्स्ट पोजीशन कॉलेज चैंपियनशिप की हमारी होगी। यस ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा नाम क्या है? हाँ याद है, एमी। तुम हमारे ग्रुप में आ सकती हो, आखिर तुम लूकस की बहन हो, तो जाहिर सी बात है तुम हमारी ग्रुप में आ सकती हो। ये कहकर मैंने हंसते हुए एमी से अपनी नजरें हटाकर यानली की तरफ देखा, तो उसकी नजरें यानली से नहीं, सीधा डिस्ट्रॉयर लान वांगजी से मिली, जो उन्हीं लोगों की तरफ देख रहे थे। ये देखकर मैं डर गई। उसने कहा हाँ, मैं विंग को थोड़ी ना अपने टीम में लेने की बात कर रही हूँ, मैं तो इस ओमेगा को लेने की बात कर रही थी। डिस्ट्रॉयर ऐसा थोड़ी ना है, मैं तो अपनी टीम में ले सकती हूँ ना। हाँ, ये मैं अपने मन में बोल रही थी, क्योंकि वो डर गई थी डिस्ट्रॉयर से। उसे डर लगता है अब डिस्ट्रॉयर लान वांगजी से। क्या पता चला डिस्ट्रॉयर लान वांगजी का मुठ किसका, और डिस्ट्रॉयर लान वांगजी उसकी जान ले ले। वैसे भी वो मरते मरते बची है, इसी वजह से मैं तो अब विंग के आसपास भी नहीं भटकती है। और जब मैं देखती है कि विंग अकेला किसी गैलरी में से या तो उसके सामने अकेला आ रहा है, तो मैं तो अपना रास्ता ही बदल लेती है। क्या पता अगर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने गलती से विंग और मैं को एक साथ देख लिया, तो डिस्ट्रॉयर लान वांगजी तो विंग को कुछ नहीं करेंगे, उसकी जान ले लेंगे सीधा। आखिर वो उसके ऊपर ट्रक चढ़ाने वाले थे। मैं को याद है वो दिन, उसने अपनी आंखों से मौत देख ली थी अपनी। मैंने अपनी नजरें हटाई डिस्ट्रॉयर लान वांगजी से डरते हुए, और फिर उसने एमी को देखते हुए कहा, जिसका नाम लुलू है, लुलू से कहा, लुलू तो तुम अब से हमारे टीम में हो। ये लुलू ने कहा, थैंक यू सीनियर, थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपनी टीम में ले लिया, थैंक यू सो मच। जैसे ही लुलू ने ये कहा, उसके कानों में एक आवाज़ गई, लॉर्ड लैनी तो आप आ ही गए। एडना हाय। ये बात सुनकर एमी या कहो लुलू जो लैनी है, वो एक ह्यूमन बन के एडना हाय आई है। यह बात सुनकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा पॉसेसर को, जो चंक्षा के बगल में खड़ी थी, अपने हाथों को क्रॉस कर, और वो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। लैनी ने कहा, मुझे तो आना ही था। बॉसेसरन ने कहा, मुझे तो पता था आप आएंगे। लैनी ने बॉसेसरन को देखते हुए कहा, वक्त कम है। बॉसेसरन ने वांगजी को देखते हुए कहा, सही कहा, वक्त कम है। यहाँ रैन जो विंग को देख रहा था, दूर किसी बिल्डिंग से खड़े हुए, विंग ने अपने हाथों में ढेर सारे बुक्स ले रखे थे, और वो एक गैलरी से होता हुआ प्रोफेसर लैंसडैन के ऑफिस में जा रहा था। रैन ने कहा, सच में वक्त कम है। 3 दिन के बाद प्रिंसिपल लान कुरैन के ऑफिस में डिस्ट्रॉयर लान वांगजी प्रिंसिपल लान वांगजी के सामने वाले चेयर पर बैठे थे, और वो प्रिंसिपल लान कुरैन को देख रहे थे, जो अपने चेयर पे नहीं थे, वो अपने घुटनों पर थे डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के सामने। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा अपनी डार्क वॉइस में, आपको पता है मुझे बार बार बातें रिपीट करने की आदत नहीं है, और आप हर बार यही मुझसे करवाते हैं। ये सुनते ही लान कुरैन अपने घुटनों से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, माफ कर दीजिएगा डिस्ट्रॉयर लान वांगजी, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। यहाँ लान सीजर शॉक थे। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी अब क्या करेंगे लान कुरैन का? यहाँ लान कुरैन सोच रहे थे, मैंने तो सोचा था डिस्ट्रॉयर लान वांगजी उस बात को भूल गए होंगे, पर वो आज ये है मेरे सामने, वो मुझे मार तो नहीं देंगे ना मेरी इस गलती पर। यहाँ जिंगी सोच रहा था, लगता है प्रिंसिपल लान तो आज गए। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा, प्रिंसिपल लान तो मुझे बताइए, आपने जिस ओमेगा को प्रपोज किया था, उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था या नहीं? ये सुनकर लान कुरैन के कानों से धुआं निकल गया। ये क्या पूछ लिया डिस्ट्रॉयर ने? यहाँ जिंगी सोच रहा था, डिस्ट्रॉयर ये क्या पूछ रहे हैं? जाहिर सी बात है, डिस्ट्रॉयर लान वांगजी को प्रिंसिपल लान ने ये आइडिया बताया है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जिस ओमेगा को प्रपोज किया होगा, लान कुरैन के प्रपोजल को उस ओमेगा ने एक्सेप्ट किया होगा। मुझे तो यही लगता है, पर डिस्ट्रॉयर ये सब पूछ क्यों रहे हैं? यहाँ लान कुरैन के माथे से पसीना बह जा रहा था। वांगजी ने अपनी नजर उठाई और लान कुरैन को घूर के देखा, क्योंकि लान कुरैन कुछ बोल नहीं रहे थे। लैंसडैन ने कहा, ओह माय गॉड, मेरे डैड को प्लीज सेव कीजिएगा। यहाँ लान कुरैन ने कहा, नहीं। ये सुनकर वांगजी ने घूर कर लान कुरैन को देखा और कहा, नहीं। इसका मतलब मैं क्या समझूं? क्या उस ओमेगा ने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट किया था? लान कुरैन ने ये सुनकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जी डिस्ट्रॉयर। ये सुनते ही जिंकी के होश उड़ गए। उसने कहा, व्हाट द फक मास्टर लान, ये आप कैसे कर सकते हैं? आपके प्रपोजल को, मतलब आपके इस बेहतरीन आइडिया को अगर आपका ही प्यार ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आप डिस्ट्रॉयर से कैसे उम्मीद कर सकते थे कि उनके प्यार में मतलब है लाइफ, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी? मुझे तो लगा था कि आपके ओमेगा ने
आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था, उस रोज़ को एक्सेप्ट किया था, इसी वजह से आप ये आइडिया दे रहे हैं। नैनकुरान ने कहा मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि लाइफ उसे इस रोज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और वैसे भी मेरे प्यार ने तो इस वजह से मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वो पहले किसी से प्यार करती थी, इसी वजह से उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। पर लाइफ तो किसी से प्यार नहीं करती ना। ये सुनकर डिस्ट्रॉय लान वांग जी ने कहा तो तुम्हारा क्या मतलब है? मार्शल लैन, विंग किसी और से प्यार करता है, इसीलिए उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। ये सुनकर मार्शल लैन अपने घुटनों पर बैठ गए और उन्होंने कहा नहीं डिस्ट्रॉय, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, लाइफ की जिंदगी में आपके सिवा कोई और कैसे हो सकता है? जिंकी ने कहा सही कहा मार्शल लैन, लाइफ में आपके सिवा कोई नहीं है। डिस्ट्रॉय, वांग जी ने कहा ठीक है, मैं जानता हूँ विंग की लाइफ में और कोई नहीं है, बट ये सुनकर मार्शल लैन की तो जैसे जान हलक को आ गई थी। बट क्या आगे क्या? वांग जी ने कहा मार्शल लैन, आपकी वजह से ये जो मेस फैला हुआ है वो क्लियर कैसे होगा? मार्शल लैन ने कहा मेरे पास एक और आइडिया। जिंकी ने कहा नहीं मार्शल लैन, आपके आइडियाज बहुत ओल्ड है और बहुत ही बकवास है। मार्शल लैन, आपके आइडियाज से तो डिस्ट्रॉयर से लाइफ और भी दूर हो जाएंगी, देखा ना आपने? ये सुनकर मार्शल लैन ने गुस्से में जिंकी को देखा, पर जिंकी आज तो जैसे अपने पे अड़ गया था, वो आज डिस्ट्रॉय लान वांग जी को अपने आइडियाज बता के रहेगा। जिंकी की बात को सुनकर डिस्ट्रॉय लान वांग जी ने जिंकी की तरफ देखा। जिंकी ने कहा डिस्ट्रॉयर, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है जो आप उसे फॉलो करके लाइफ को बहुत जल्द से जल्द अपने पास ला सकते हो और लाइफ आपसे गुस्सा भी नहीं होगी। वांग जी ने कहा सच में मिस्टर जिन, क्योंकि इस बार अगर मेरा ओमेगा मुझसे नाराज हुआ ना, इस एडना हाई को मैं आग में झोंक दूंगा और साथ ही उसमें आप दोनों शामिल होंगे। ये कहकर डिस्ट्रॉय लान वांग जी ने जिंकी को पहले देखा, फिर मार्शल लैन को, और यहाँ लैथिजन जो एक कोने में खड़े थे और वो इन तीनों को ही देख रहे थे। ये सुनकर वो डर गए थे और उन्होंने डर के मारे एक गल्प किया और कहा मैं बच गया। और यहाँ जिंकी ने कहा आ गया तो डिस्ट्रॉयर, मैं आपको बहुत सारे आइडियाज देता हूँ। ये कहकर जिंकी डिस्ट्रॉयर के पास गया। डिस्ट्रॉय लान वांग जी ने कहा बैठो। जिंकी हमेशा की तरह अपने चेयर पर जाके बैठने वाला था। वांग जी ने कहा मेरे सामने बैठो, इसका मतलब था मार्शल लैन की चेयर पे बैठो। जिंकी ने कहा और डिस्ट्रॉयर में कैसे बैठ सकते हो, ये प्रिंसिपल लैन की चेयर है। वांग जी ने अपनी एक नज़र उठाई, इसका मतलब था मुझे बातें रिपीट करनी पसंद नहीं है, मेरी बात को सीधा मानो। इसी वजह से तो बस वांग जी के एक नज़र देखते ही जिंकी दूसरी बार अपने चेयर पे था, वही मार्शल लैन की चेयर पे था। और मार्शल लैन डिस्ट्रॉय लान वांग जी के बगल में खड़े थे अपना रोतरू सा मुँह बनाकर, क्योंकि उन्हें मरना नहीं है। नहीं, मनोटी अपनी जान बहुत प्यारी है और शायद उन्हें अपने पंख बहुत प्यारे हैं। डिस्ट्रॉयर का क्या मुँह खिसका, वो उनके पंख को पहले जलाएंगे। डिस्ट्रॉय लान वांग जी ने कहा जिंकी को देखते हुए कैसे? डिस्ट्रॉय लान वांग जी ने बस इतना ही कहा था। जिंकी ने कहा डिस्ट्रॉयर, आप लाइफ को डायरेक्ट प्रपोज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी ओमेगा को डायरेक्ट प्रपोज करेंगे ना तो वो ओमेगा आपको छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि वो आपको एरा समझेगा और साथ ही ऐसा अल्फा समझेगा जो हर ओमेगा उसको फुल बांटता हुआ फिरता है। तो आपको लाइफ को डायरेक्ट प्रपोज नहीं करना। हाँ, लेकिन आप तो ये कर चुके हैं, आपकी इमेज थोड़ी सी गिर भी गई है, फिर कोई बात नहीं, हम इस इमेज को क्लियर कर देंगे। डिस्ट्रॉयर, आप लाइफ के पसंद और नापसंद को जानिए, और उन्हें क्या पसंद है, उन्हें ड्रिंक्स में क्या पसंद है, उन्हें खाने में क्या पसंद है, उन्हें किस तरह के क्लोथ्स पसंद है, उन्हें किस तरह से रहना पसंद है, एवरीथिंग। आपको लाइफ के बारे में हर चीज़ जानना होगा। और हाँ, सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं है, आपको लाइफ की केयर भी करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए उन्हें छोटी सी चोट लग जाती है तो आप ऐसे दिखाइए कि उन्हें आपको उनकी चोट से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और आप उनकी केयर कीजिए, उनका ख्याल रखिए। और आप अपने प्यार को बार बार जताइए मत कि बोल कर कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं नहीं, आप अपने प्यार को जताइए मत, लाइफ को ही दिखना चाहिए। डिस्ट्रॉयर, वांग जी ने कहा इसमें से तो मैंने कुछ भी नहीं किया। जिलिंग ने कहा एग्जैक्टली, आपने तो कुछ भी नहीं किया, और आपने तो लाइफ को हर्ट भी किया ना। बताइए, लाइफ के पैरों में चोट लगी थी और लाइफ को आपने इतना दूर दौड़वा दिया, तो अगर आपको पता है, अगर लाइफ को पता चलेगा ना, लाइफ आपसे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या सच में? जिलिंग ने कहा अपने सिर को हिलाते हुए जी डिस्ट्रॉयर, मैं सही कह रहा हूँ, आप ना ये बात कभी लाइफ को मत बताइएगा। वांग जी ने कहा ठीक है, आगे आगे मुझे क्या करना होगा? जिलिंग बहुत सारे आइडियाज़ जो है
डिस्ट्रॉय लानवांग जी को दे रहा था किसी टीचर की तरह। आज डिस्ट्रॉय लानवांग जी का जिलिंग टीचर बना हुआ था और डिस्ट्रॉय लानवांग जी स्टूडेंट्स की तरह जिलिंग की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें लाइफ को इम्प्रेस जो करना है, उन्हें अपने प्यार को पाना जो है। यहाँ जिनलिंग ने अपनी बातों को खत्म करते हुए कहा, डिस्ट्रॉयर आप समझ गए ना? डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने कहा, पर मेरा एक सवाल है, ब्लैक रोज का क्या मतलब होता है? जिलिंग ने कहा, ओ हाँ, मैं तो आपको ये बताने भूल गया था। हर रोज इसका हर एक मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। रेड रोज का मतलब है हम किसी को अगर अपने प्यार को देते हैं तो वो लव का सिंबल है, और अगर हम ब्लैक रोज को देते हैं तो वांग जी ने कहा, ये किसका सिंबल है? जिलिंग ने कहा, अपनी नजरों को डिस्ट्रॉय लानवांग जी की तरफ करते हुए, डेथ का। ओह, तो कोई अपने लव को इम्प्रेस करना चाहता है। यह बात सुनते ही डिस्ट्रॉय लानवांग जी ने अपनी नजरें बुक सेल्फ की तरफ की, तो वहाँ लॉर्ड लेनी थी अपने उसी ह्यूमन वाले फॉर्म में, वही लूलू के फॉर्म में, और वो एक बुक को निकाल ली थी। लैनी ने कहा, मास्टर लैन, आपके बुक्स के कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर मास्टर लैन ने लॉर्ड लैनी की तरफ देखा और कहा, थैंक यू लॉर्ड लैनी, पर ये कहाँ से आई? अच्छा होगा मैंने इन्हें डांटा नहीं था, मैंने तो इस ओमेगा को बहुत सारी शैतानी करते हुए देखा था, मैं बच गया। अच्छा, मैं थर्ड ईयर की क्लास में नहीं गया। ये लैनी है। यहाँ से जाने का, ओ माय गॉड, लॉर्ड लैनी एक ह्यूमन फॉर्म में। मैं अब तक इन्हें पहचान कैसे नहीं पाया? पर मुझे समझ में नहीं आ रहा अब मैं इन्हें कैसे पहचान पा रहा हूँ। लॉर्ड लैनी अभी भी तो ह्यूमन फॉर्म में ही है। लैनी ने कहा, प्रोफेसर सिचैन, आप मुझे इस वजह से पहचान पा रहे हैं क्योंकि मैंने खुद को आपसे हाइड नहीं किया। क्लास में मैंने खुद को आपसे हाइड किया था, इस वजह से आप क्लास में नहीं पहचान पाए। आई थिंक अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये कहकर लॉर्ड लैनी पीछे मुड़ी और उन्होंने प्रोफेसर लैंसजैन को देखा, और फिर उन्होंने डिस्ट्रॉयर लानवांग जी को देखा जो उन्हीं को घूर के देख रहे थे। डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने कहा, लॉर्ड लैनी, आप यहाँ क्यों हैं? डिस्ट्रॉयर लानवांग जी से लॉर्ड लैनी ने कहा, डिस्ट्रॉयर, हम सब जानते हैं हम सभी गॉड्स यहाँ क्यों हैं, लाइफ के लिए। वांग जी ने कहा, जैसा कि मैंने कहा था मैं हूँ। तभी वहाँ रैन ने आते हुए कहा, अपने पंखों को फैलाकर, जो पंख उसके ब्लू और वाइट में थे, जो बहुत खूबसूरत थे। आपने कहा ज़रूर था डिस्ट्रॉयर, पर आपको हमारी ज़रूरत है। वांग जी ने कहा, मैं डिस्ट्रॉयर हूँ। तभी बॉसरन ने उस ऑफिस में आते हुए कहा, जो पता नहीं कहाँ से आ गई थी, हम जानते हैं डिस्ट्रॉयर कि आप कौन हैं। आप गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर हैं, मौत के देवता हैं आप, पर आपको हमारी ज़रूरत होगी। वांग जी ने कहा, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, आप सब यहाँ से चले जाइए। लैनी ने कहा, उस बुक के पन्नों को पलटते हुए, अगर जाना ही होता तो डिस्ट्रॉयर हम सब यहाँ आते ही क्यों? ये कहकर लॉर्ड लैनी ने उस किताब को बंद कर दिया और उन्होंने उस किताब को धड़ाम से उस टेबल पर रखा, जिसकी वजह से उस कमरे में उस किताब रखने की आवाज़ गूंज गई थी, और इससे लैन कुरैन डर गए थे। उन्हें पहला ही डर लग रहा था, इतने सारे गॉड्स के बीच वो घिरे हुए हैं, क्या पता चला कोई गॉड उन्हें कब मार डाले। और इन सब में लिटरली बहस चल रही थी। अब गॉड्स के बीच एंजल्स फंस गए हैं, और साथ ही यहाँ प्रोफेसर लैन कुरैन तो डिस्ट्रॉयर के सामने, इसी वजह से उनके ऊपर कोई बात ना आ जाए और डिस्ट्रॉयर उन्हें मार ना डाले। इससे पहले ही लैन कुरैन खसक कर प्रोफेसर लैंसजैन के पास चले गए और वो ये सब देखने लगे। प्रोफेसर लैंसजैन ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? लैन कुरैन ने कहा, इतने सारे गॉड्स मेरे एडना हाई में मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। जिलिंग ने कहा, सोचा तो मैंने भी नहीं था। लैन कुरैन ने कहा, हाँ, तुम अचानक से क्यों आ जाते हो मेरे सामने? तुम मुझे एक दिन हार्ट अटैक दिला के मार डालोगे। ये देखकर जिंगी ने कहा, मास्टर लैन, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा डरने लगे हैं? आप तो पहले ऐसे नहीं थे। लैन कुरैन ने कहा, मेरी जान हलक को आ गई है तो मैं डरूं भी ना। तुम चाहते क्या हो, मैं मर जाऊँ ऐसे ही? मेरी यहाँ तक गर्दन कटने को है। जिंगी ने लैंसजैन के कान में कहा, प्रोफेसर, आपको नहीं लगता इनकी गर्दन कटने को नहीं, इनके पंख कटने को है? लैन कुरैन ने कहा, मैंने सुन लिया। जिलिंग ने कहा, सॉरी, वो देखिए, लोगों में बहस चल रही है। ये कहकर जिंगी ने सामने देखा, यहाँ लैनी डिस्ट्रॉयर लानवांग जी को देख रही थी, और यहाँ डिस्ट्रॉयर लानवांग जी भी लॉर्ड लैनी को देख रही थी। सबकी नजरें उन दोनों के ऊपर थी। लॉर्ड लैनी ने कहा, डिस्ट्रॉयर,
आपको जल्दी करना होगा, वक्त नहीं है, समय निकला जा रहा है, आपको लाइफ को क्लेम करना होगा। वांग जी ने कहा, मैंने कहा था मैं ऐसा नहीं करूँगा। बिना उसके कंसर्न के प्रोफेसर ने कहा, डिस्ट्रॉयर अब वक्त नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको लाइफ को क्लेम करना ही होगा हर हालत में। ये सुनकर वांग जी गुस्से में खड़ा हो गया और उसने कहा, अपने गोल्डन आइज को प्रोफेसर को दिखाते हुए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। हालत कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, मैं विंग के बिना कंसर्न उसे क्लेम नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता उसकी आंखों में अपने लिए नफरत, मैं नहीं चाहता उसकी नज़रों में मैं और भी गिर जाऊँ। प्रोफेसर ने कहा, अगर वक्त ही ना हो तो आप क्या करेंगे? आप उनकी नज़रों से गिर जाएंगे, मैं जानती हूँ, पर आप उन्हें बचा पाएंगे। वांग जी ने कहा, मैं उसे बचा पाऊँगा, पर उसका फ़ायदा क्या, वो एक जिंदा लाश होगा। लैनी ने कहा, तो आपको उनके दिल में अपने लिए प्यार जगाना है। लैंसडैन ने कहा, मेरा सवाल है एक। लैनिंग ने कहा लैंसडैन की तरफ देखते हुए, सवाल? तुम्हारा यही सवाल है ना फैरिसी चैन, कि लाइफ को डिस्ट्रॉयर से प्यार होना क्यों ज़रूरी है? ये सुनकर लैंसडैन शॉक। उन्होंने कहा, आपको कैसे पता? लॉर्ड लैनिंग ने कहा, तुम जानते हो कैसे, पर तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें अंत में मिलेगा, जब ज़मीन फट जाएगी, बादल गरज रहे होंगे, पानी की बूंदें सब कुछ भिगा रही होंगी, जाने चली जाएंगी, और दो जाने ऐसी चली जाएंगी जिनका प्यार बहुत प्योर होगा, पर वो अधूरा होगा। आंखों में आंसू होंगे और आशा की एक किरण होगी। लैन कुरैन ने कहा, इसका मतलब क्या है? लॉर्ड लैनी ने कहा, इसका मतलब आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए, शायद ये अंत को दर्शाता है। डिस्ट्रॉय लैन वांग जी ने कहा, मेरे और विंग के अंत को दर्शाता है, यानी हमारे अंत को दर्शाता है। लैनी ने कहा, बिल्कुल सही, इसीलिए डिस्ट्रॉयर आपको लाइफ के दिल में अपने लिए प्यार जगाना होगा, वो भी जल्द से जल्द। वक्त बिल्कुल नहीं है, हमारे पास हर एक सेकंड यहाँ मायने रखता है और आपको लाइफ से फेडिंग करना होगा। वांग जी ने कहा, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाना चाहता हूँ। मैं बिना उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाए उससे फेडिंग नहीं कर सकता, उसे क्लेम नहीं कर सकता जो आप चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस के एक और पार्ट के साथ। और अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा आज का चैप्टर आप सभी को कैसा लगा। बाय बाय।